तो इलेक्शन कमीशन की जो साख बनी हुई थी उसको ना गिरने देना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है। राहुल गांधी ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा दिया कि वो वोटों की चोरी में शामिल है। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो संवैधानिक बात उठा रहा है, इलेक्शन कमीशन को उसको सीरियसली लेना चाहिए या पलटवार कर दें कि एफिडेविट फाइल करिए, आप ये करिए, आप लिख के दीजिए। 95 करोड़ में से अगर छोटा सा भी सवाल किसी ने उठा लिया और वो प्रूव हो गया कि वोट गलत थे तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। जब काउंटिंग फिजिकल होती थी तब कम टाइम लगता था, अब इतने धंधे पड़ रहे हैं, आपने उतना खर्चा बढ़ा दिया, एक महीने तक चुनाव होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। भारत में कई बार ऐसी चीज़ें पहली बार हो जाती हैं जो कभी पिछले 40, 50, 60 सालों में दिखाई नहीं दी। 300 सांसद पटेल रोड पर इलेक्शन कमीशन की तरफ धरना देने चल दिए। मैंने कभी नहीं देखा आज तक, अपने 45 साल की जर्नलिज्म में 300 सांसद, जिसमें राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, सारे पार्टियों के नेता थे, जा रहे थे और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया। उनमें से एक सांसद शायद बेहोश भी हो गई। पहली बार हुआ। क्या कर रहे थे वो लोग? वो जा रहे थे चुनाव आयोग की तरफ कि चुनाव आयोग आजकल रूलिंग पार्टी भाजपा का एक अंग बन गई है, ये चुनाव निष्पक्षता से नहीं करा रही, फेयर नहीं करा रही है। तो आज की प्रभुवाणी में हम डिस्कस करेंगे, क्या चुनाव आयोग की साख गिरी है? क्या वो सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं? इसी के ऊपर आज की प्रभुवाणी में शुरू करता हूँ। जब सांसद वहाँ गए अपना मेमोरेंडम देने के लिए, उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। उससे पहले भी कई सारे मेमोरेंडम सांसद दे चुके हैं, कांग्रेस पार्टी दे चुकी है। राहुल गांधी ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा दिया कि वो वोटों की चोरी में शामिल है। उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से, पूरी लिस्ट के माध्यम से कोशिश की बताने की कि किसी तरह से कर्नाटक की एक असेंबली सेगमेंट में किस तरह से 1 लाख वोट जोड़ दिए गए। उससे पहले भी कई सवाल उठा चुके हैं वो। परंतु बात ये उठती है कि इलेक्शन कमीशन पलटवार कर देता है। होता क्या है, कई बार पुलिस वाले कहते हैं कि आप प्रूव करिए। ये कभी नहीं सुना मैंने। जब भी कोई एफआईआर करता है तो उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर बताती है कि ये आरोप आपके ठीक है या नहीं है। यहाँ उल्टा हो रहा है। अगर कोई परेशान है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो संवैधानिक बात उठा रहा है, इलेक्शन कमीशन को उसको सीरियसली लेना चाहिए या पलटवार कर दें कि एफिडेविट फाइल करिए, आप ये करिए, आप लिख के दीजिए, आप उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हर बार कम्बैटिव मूड में रहता है कि आरोप का है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ये उनका जो रवैया है, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। और उसका कारण भी है कि जब से चुनाव हुए हैं, ये दूसरी बात है कि अपोजिशन वाले शोर इसलिए मचा रहे हैं कि वो चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं। जब वो जीतते हैं तब वो बात नहीं करते कि मशीनों के द्वारा फिक्स किया दिया गया। जहां वो हार जाते हैं उस सवाल को उठा लेते हैं। लगातार चुनाव हारने के बाद अगर अपोजिशन जो सवाल उठा रही है तो इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके या किसी और तरीके से कन्विंस करना चाहिए। उनको मीटिंग का टाइम ही नहीं देते आप। इसके पीछे कई कारण है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों का विश्वास है, उसी तरह चुनाव आयोग के ऊपर ही लोगों का विश्वास है कि ये फेयर इलेक्शन कराता है। 95 करोड़ मतदाता लगभग वोट करते हैं। उन 95 करोड़ में से अगर छोटा सा भी सवाल किसी ने उठा लिया और वो प्रूव हो गया कि वोट गलत थे तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। हमारी डेमोक्रेसी बदनाम हो जाती है। हम संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। इस 95 करोड़ वोटर सारे यूरोप को मिलाकर के नहीं हो सकते। और उसका इलेक्शन को कंडक्ट करना, भारत का इलेक्शन कमीशन को इसके लिए दाद देनी पड़ती है कि इतनी सारी कठिनाइयों के बाद वो फेयर इलेक्शन कराती है, जहाँ पर वायलेंस अब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। जब से ये मशीन आई है तब से डाउट होना क्रिएट शुरू हो गए हैं। तो जब ये सवाल उठते हैं तो इतना बड़ा इलेक्शन आपने कराया, अगर आपका रोल देखिए इलेक्शन कमीशन का, कि जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं भारतवर्ष के अंदर 1952 से 2025 तक लगभग 430 चुनाव हुए हैं। उसमें से 18 पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं और 410 के करीब असेंबली के इलेक्शन हुए हैं।
आपको 542 लोकसभा के चुनाव कराते हैं मेंबर्स के, और लगभग 4100 एमएलए हैं जिनका चुनाव हर 5 साल में होता है। तो 430 इलेक्शन कराना इतने सालों के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। उनको वोटर्स बनाना, उनको ला करके वेरीफाई करना, तो इलेक्शन कमीशन की जो साख बनी हुई थी उसको ना गिरने देना, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है। परंतु जिस तरह के जवाब इलेक्शन कमीशन देता है उससे ये लगता है कि वो कुछ छुपाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी करने की कम कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छे रहे हैं, कई ईमानदार रहे हैं, कई जगह ऐसे आए हैं जिनके जैसे टी.एन. शेषन थे, हालांकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट बाद में बन गए, पर उन्होंने जिस तरह से चुनाव उन्होंने कराया उससे लोगों की इलेक्शन के प्रति एक किस्म से भावना बढ़ गई थी। उन्होंने तो आई के गुजराल का पटना का इलेक्शन रोक दिया था, उनको लगा कि वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, उनमें दम था कि चुनाव रोकते हैं। परंतु पिछले कई सालों से कई बार ऐसी शिकायतें होती रहती हैं कि आपने किसी के खिलाफ शिकायत की तो अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ एक्शन ज़्यादा जल्दी हुआ, रूलिंग पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। कम से कम 500 ऐसी शिकायतें इलेक्शन कमीशन में पड़ी होंगी जिसके ऊपर कोई भी चुनाव अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब राहुल गांधी जब बात कर दी तो 3 इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, यूपी के हैं, कर्नाटका के हैं, हरियाणा के हैं, सब ने नोटिस जारी कर दिया उनको, कहा कि एफिडेविट दीजिए आप। तो राहुल गांधी को बार बार कहने से मेरे को लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो उनको झूठा साबित करिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आपको तो प्रूव करना है तो उनको बताइए। आप उनको बार बार ये नोटिस देते हैं कि आप प्रूव करिए, उससे ये लगता है कि आप डिफेंस बैकफुट पर चले गए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि आरोप ये लगते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हालांकि उसने IAS इस बार पहली बार है कि तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन को मिला करके IAS ऑफिसर्स हैं। पहले भी IAS ऑफिसर्स रहे हैं। पहले एक सिंगल चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, हालांकि कोई भी मैंडेट नहीं था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर होंगे। परंतु जब नरसिम्हा की गवर्नमेंट आई उसने सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सेशन साहब उसको चुनाव पिटीशन की थी, वो हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सरकार की मर्जी है कि वो मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना सकता है। तो मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य क्या था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिक्टेटरशिप नहीं बन चलाएगा, क्योंकि टी.एन. शेषन को बाद में कहा जाता था कि वो डिक्टेटर हैं, वो किसी की बात नहीं करते। उन्होंने वो धनुआ वगैरह जो पहले के लोग थे उनको हटाया बाद सरकार करे आकर के। तो इसलिए मल्टीपल बनाने का मतलब ये था कि वो तीनों ऐसे सदस्य होंगे जो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में आया कि कुछ इलेक्शन कमिश्नर ने जाकर के इलेक्शन कमीशन में ऑब्जेक्शन किया, तो उसके बारे में इलेक्शन कमीशन साख फिर से बढ़ी एक बार। पर नवीन चावला जब इलेक्शन कमीशनर बने, क्योंकि इमरजेंसी के ज़माने में वो कोठरी में माने जाते थे, गैंग ऑफ 4 माने जाते थे, उससे बीजेपी ने सवाल उठाया कि ऐसे आदमी को आपने बना दिया जो पूरा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनके ज़माने में भी शिकायतें बहुत हुई। परंतु अब जो है प्रचार जो हो रहा है इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस और विरोधी दल बार बार इलेक्शन हारते आ रहे हैं, और चुनाव जो अधिकारी हैं हमारे, उनके चुनाव की प्रक्रिया भी इस तरह की बन गई है जिससे सवाल उठाने का एक मौका अपोजिशन पार्टीज़ को मिल गया है। कैसे चुना जाता है इलेक्शन कमीशन को, मैं अभी बताता हूँ आप। इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे चुना जाता है। संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। हालांकि लिखा था कि एक सिलेक्शन पैनल होगा, पर कभी भी पिछले 70 सालों के ऊपर उसके ऊपर कानून नहीं बना था। जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 साल पहले, तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि आप एक मैकेनिज़्म तय करिए। उस मैकेनिज़्म के किस तरीके से अपॉइंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के मुताबिक 3 मेंबर का पैनल होगा जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस होगा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इसके सदस्य होंगे। उसका प्रोसीजर के अंदर ये भी लिखा था कि आप किसी तरीके से इसको कानून पास करिए और इसके माध्यम से नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उसी कानून के अंदर अपॉइंट हुए हैं, परंतु सरकार ने उसके ऊपर एक बड़ी परिवर्तन कर दी। वो क्या थी? जब बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जज को हटा करके एक मंत्री गवर्नमेंट का उससे सदस्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता था, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो गया, तो एक प्राइम मिनिस्टर हो गया। इंडिपेंडेंट का मतलब ये कि वीटो पावर उसके पास हो गई। जो सुप्रीम कोर्ट का जज कहेगा ऑपोजिशन लीडर के साथ अगर मिल गया
तो उनकी बात चलेगी, अगर सरकार के साथ मिल गया तो उसकी बात चलेगी। नॉर्मली सरकार के खिलाफ कोई जो उठाता नहीं है, पर तो सरकार को चाहता था कि वो उनका कंट्रोल पूरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर होना चाहिए। तो जिस तरह की चुनाव प्रक्रिया है उस हिसाब से रिटायरमेंट होने के बाद भी जो नया एक्ट बना 2023 के अंदर, उसके अंदर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो जो अभी ज्ञानेश कुमार है उसी एक्ट के अनुसार अपॉइंट हुए थे और वो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में भी रहे हैं और होम मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद हैं अपने सुखबीर सिंह संधू, 1988 बैच के उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। उनको जहाँ पर बुला करके दोबारा रिटायरमेंट होने के बाद इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। अगर नए चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनेंगे तो उनका नंबर उसके अंदर आता है। तो थर्ड है विवेक जोशी, वो रिटायर नहीं हुए थे परंतु 89 बैच के IAS ऑफिसर हैना कार्डर के हैं, वो भी होम मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो अमित शाह के मिनिस्ट्री में ये दो लोग काम कर चुके हैं। इनकी क्वालिफिकेशन अच्छे ऑफिसर, कंट्रोवर्सी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। परंतु रिटायरमेंट के बाद अपॉइंट होना, इसके ऊपर सवाल उठ सकता है क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने रिजेक्शन दिया है, जिस तरह से ये कंडक्ट कर रहे हैं, अपोजिशन को ये लगता है कि वो फेवर कर रहे हैं रूलिंग पार्टी का। और सबसे बड़ी बात ये अपोजिशन लगती है कि आपने इलेक्शन कमीशन जैसी इंस्टीट्यूशन जो है, संवैधानिक एक संस्था है, उसका दर्जा भी कम कर दिया। पहले इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर हुआ करती थी, यानी कि उनकी सुप्रीम कोर्ट सैलरी जो है सुप्रीम कोर्ट जज की, वो सरकार फिक्स नहीं करती है, उसका एक फार्मूला बना हुआ है। तो इनको ला करके खड़ा कर दिया आप कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह के बराबर। तो दर्जा आपने सुप्रीम कोर्ट जज से उठा करके उनको कैबिनेट सेक्रेटरी पे ला के खड़ा कर दिया, जिससे तनख्वाह जो कैबिनेट सेक्रेटरी की होगी वही इलेक्शन कमिश्नर की भी होगी। तो सरकार के हाथ में इनका फाइनेंशियल कंट्रोल भी आ जाता है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। जब आप इलेक्शन कमीशन संस्था जैसी है उसका दर्जा बढ़ाने की बजाय उसका कम करेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते चले जाएंगे। इसीलिए बिहार के ऊपर आया कि जहाँ आप स्पेशल सर्वे जो करा रहे हैं, ये इसी इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया। अब बंगाल में भी होने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी ये सब चीज़ें क्यों डिसाइड की? अपोजिशन को लगता है कि एक तरीके से ये मौका दे रहे हैं सरकार को कि अगर आपने आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मान इलेक्शन की बात करने वाले हैं तो वोटर लिस्ट को क्लीन कर दिया जाए, जो रूलिंग पार्टी के हिसाब से वोटर लिस्ट बन सकती है, एक एक स्टेट करके इसको किया जाए। एक आरोप अपोजिशन पार्टी का है। सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे साख बनाई जा सकती है। कई लोगों का सुझाव है कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के अलावा मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट लोगों की होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट अंदर जज अपने जज को अपॉइंट करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सीनियरिटी के हिसाब से उसको बाईपास नहीं कर सकते। क्या इलेक्शन कमीशन भी ऐसा हो सकता है जिसके अंदर सरकार का रोल लिमिटेड हो, एमिनेंट पर्सनैलिटीज मिलकर के इलेक्शन कमीशन को चुना जाए? कि हमारे यहाँ हिंसा कम हो गई है। अब कहाँ गड़बड़ होती है? EVM के माध्यम से लाखों करोड़ों हमारे पास सेंटर्स हैं, मशीनें जाती हैं वापस आती हैं, काउंटिंग के टाइम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। EVM के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये है कि भारत बहुत चंद देशों में हैं जहाँ EVM के माध्यम से चुनाव होते हैं। इसके ऊपर रूलिंग पार्टी जो आज BJP है, जब अपोजिशन में थी, इन्होंने काफ़ी सवाल उठाए थे। अडवाणी ने कह दिया था कि सरकार ही इलिजिटिमेट है। ये सरकार हाउस में खड़े होकर के लोकसभा में कह दिया था, जब 2009 में वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, उन्होंने लोकसभा का आदि पट पर कह दिया कि ये सरकार इलिजिटिमेट है क्योंकि EVM से चुनी गई है। हालांकि वो मार्क उन्होंने अपना विड्रॉ किया था, उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। तो उसके बाद BJP की विचारधारा भाई इन्होंने उसको स्ट्रेंथन किया, मशीनें बनती चली गई। तो इलेक्शन कमीशन का रोल उसके बाद बढ़ जाता है कि अगर आप मशीनों के माध्यम, हालांकि टाइम उतना लग रहा है, 1952 में मैंने कम से कम 12-13 इलेक्शन कवर किए हैं, बल्कि 14 इलेक्शन कवर किए हैं। जब काउंटिंग फिजिकल होती थी तब कम टाइम लगता था। अब इतने धंधे पड़ रहे हैं, आपने उतना खर्चा बढ़ा दिया, एक महीने तक चुनाव होते हैं। तो ये भी आरोप है कि 1 महीना चुनाव इसलिए करते हैं 1.5 महीने तक, ताकि जो अपोजिशन पार्टी को कम मौका मिले और रूलिंग पार्टी को ज़्यादा मौका मिले प्रचार करने का, क्योंकि उनके पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जिसकी अपील है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जो हर जाकर जैकपॉट कर सकते हैं। तो जितना समय आप ज़्यादा देंगे चुनाव का, पहले 3 दिन में चुनाव ख़त्म हो जाते थे, अब 6 हफ्ता लगता है चुनाव करने में। तो इसके ऊपर भी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क शुरू हो गए हैं कि एक चुनाव कराने में एक प्रदेश के अंदर 5 चरणों में सेशन होता है, पार्लियामेंट का 7 चरणों में से इलेक्शन होता है। तो चुनाव माध्यम जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है
वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक ही दिन में ख़त्म करें, उसके बजाय आप 6-6 हफ्ते लगाते हैं, उससे भी चुनाव की प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम क्यों नहीं करता। जितने भी क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं उसको दूर करने के लिए क्यों नहीं एक कमेटी बना देता, कोई ऐसे लोगों की जो पूरी इसकी जांच करे, उसका सुधार करे, ताकि भारत के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क उठे कि भारत सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है जहाँ पर वायलेंस नहीं होती, वोट रिगिंग पहले होती थी, बूथ के बूथ चोरी कर लिए जाते थे, कब्जा हो जाते थे, पीटियाँ के पीटियाँ उठा के ट्रकों में ले जाते थे, वो सब बंद हो गया है, पहले से अच्छा हो रहा है। परंतु ईवीएम के ऊपर जो क्वेश्चन बार बार उठता है, हालांकि कई बार प्रूव हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आ चुका है कि इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, परंतु ये काम सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउ सस्पिशन कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। इलेक्शन कमीशन की साख जो ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई भी शक नहीं करे। तो ये था आज का एपिसोड, आज इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर भी बातचीत करेंगे। मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अच्छे बुरे हर किस्म के कमेंट लिखिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा,